सुबह का समय है। सुनीता देवी अपने बिस्तर पर नाटक के अंदाज में पड़ी हुई है। माथे पर कपड़ा रखे जोर जोर से करहा रही है। हाय राम, लगता है जैसे मेरे सिर में हजारों सुइयां चुभ रही हो। प्रिया, प्रिया कहाँ मर गई है लड़की? मैं यहाँ मर रही हूँ और वो। प्रिया रसोई में आती है, हाथों में दवाई और पानी का ग्लास लिए। हे भगवान, माँ जी, आप फिर से? क्या हुआ है आपको? मैं तुरंत डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर से क्या होगा बेटी? तुम्हारे आने के बाद तो घर की शांति जैसे सपने जैसी हो गई है। पहले कभी इतना दर्द हुआ ही नहीं था। प्रिया का चेहरा उदास हो जाता है। वो दवाई को टेबल पर रखकर सुनीता देवी के पैर दबाने लगती है। माँ जी, मैंने कौन सा गुनाह किया है? दिन रात आपकी सेवा में लगी रहती हूँ, फिर भी आप हमेशा मुझ पर ही शक करती हैं। शक नहीं करती, तू यकीन दिलवाती है मुझे। मेरा तो सर चकराता रहता है। पहले तो एकदम सही थी मैं। विकास ऑफिस जाने की तैयारियों में है। ये सब सुनकर वो परेशान हो जाता है और कमरे में आता है। अरे माँ, बस भी करो। अरे मैं तो थक गया हूँ। आप दोनों का ना रोज का यही नाटक हो गया है। अरे घर में शांति से बैठना भी मुश्किल हो गया है। डॉक्टर साहब से कितनी बार चेक करवा चुका हूँ, बिल्कुल ठीक हो आप। फालतू में नाटक कर रही हो। नाटक कह रहा है अपनी माँ को, जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा, दूध पिला के बड़ा किया। उसका दर्द तुझे झूठ लगता है? जा जा, अपने काम पर जा। अब मैं ऑफिस में भी चैन से काम नहीं कर सकता और यहाँ घर पे भी चैन से नहीं बैठ सकता। हे भगवान, ऑफिस में तो उन टॉक्सिक लोगों के साथ काम किया नहीं जाता था मुझसे, चैन से बैठ नहीं पाता था। और घर पर ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे। अब तो ये सोच रहा हूँ कि कहाँ ही जाऊँ, क्या ही करूँ। विकास निराश होकर ऑफिस चला जाता है। प्रिया चुपचाप सुनीता देवी के पैर दबाती रहती है। कुछ दिन बाद शाम का समय, प्रिया भी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई दिखाई देती है। कमर पर हाथ रखकर करहा रही है। हाय राम, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कमर ही टूट गई हो, उठा भी नहीं जा रहा है। विकास, विकास कहाँ हो? सुनीता देवी अपने कमरे से निकलकर प्रिया के कमरे में आती है और चेहरे पर शक की नजर। अरे वाह, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से ये कैसा दर्द? कुछ तो गड़बड़ है। तुम मुझसे होशियारी करने की कोशिश कर रही है क्या? माँ जी, पता नहीं क्या हो गया है। सुबह से बहुत तबीयत खराब है। शायद आपकी बीमारी मुझे लग गई हो। ये तो बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग कर रही है जैसे मैं करती हूँ। कहीं इसने मेरी पोल तो नहीं पकड़ी? विकास ऑफिस से वापस आता है और दोनों को बीमार देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? प्रिया, ये प्रिया भी बीमार हो गई। आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है? अरे जिसको देखो वो बीमार पड़ जाता है। विकास, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, अब ये भी डॉक्टर के पास जाएगी। पहले मैं अकेली बीमार थी, अब ये भी है। अजीब इत्तेफाक है। अगले दिन दोपहर को पड़ोस वाली आंटी सब्जी लेकर घर आती है और दोनों की हालत देखकर हैरान हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हाल है सुनीता बहन आपका? तुम भी बीमार और तुम्हारी बहू भी बीमार? ऐसा तो कभी देखा नहीं मैंने। पता नहीं शांति, कुछ तो गड़बड़ है। जब से ये बहू आई है, घर में अशांति ही अशांति है। शांति आंटी, मुझे लगता है कि इस घर में न कोई नकारात्मक ऊर्जा है, नहीं तो दो दो लोग एक साथ कैसे बीमार हो सकते हैं? सुनो बहन, मेरे ख्याल से ना यहाँ पर कोई ऊपरी बाधा है, और तुम मेरी बात मानो तो पंडित श्यामदास के पास चली जाओ। वो इन सब चीजों में ना बहुत एक्सपर्ट हैं। अरे छोड़ो शांति बहन, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम सब टोना टोटका पे विश्वास नहीं करते। हाँ आंटी, हमारे पास डॉक्टर है, दवाइयाँ हैं, इन सब बातों की जरूरत नहीं है। अरे भाई, डॉक्टर सिर्फ दिखाई देने वाली समस्या का समाधान बता सकता है, लेकिन मुझे तो ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है। शांति आंटी तो चली जाती है, लेकिन दोनों के मन में बात बैठ जाती है। 2 दिन बाद सुनीता देवी छुप छुप कर ऑफिस से पंडित श्यामदास के पास जाती है। पंडित जी, मेरी समस्या सुनिए। मेरी बहू के आने के बाद से मेरी तबीयत हर रोज खराब रहती है, क्या करूं? माता जी, मैं साफ साफ देख रहा हूँ आपकी बहू पर किसी का साया है। पिछले 7 जन्मों का बदला ले रही है वो आत्मा। हाय राम, तो अब क्या करना होगा पंडित जी? मैं तो डर गई। घबराइए मत माता जी, ये गंगा जल, ये नींबू मिर्ची और ये पवित्र राख, बस 5000 रुपए में सब मिल जाएगा।
7 दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले दिन शाम को प्रिया भी छुप छुप कर उसी पंडित के पास जाती है। पंडित जी, मेरी सास हमेशा बीमार रहती है और मुझ पर शक करती है। अब मैं भी बीमार पड़ गई हूँ। बेटी, तुम्हारी सांस में बहुत गहरी नकारात्मक ऊर्जा है। पुराने समय की कोई आत्मा इसके अंदर बैठी है, जो तुम्हारी सेहत खराब कर रही है। तो मैं क्या करूँ पंडित जी, मुझे बचाइए। यही गंगा जल, नींबू मिर्ची और राख, लेकिन तुम्हारे लिए जरा ज्यादा चाहिए। 7,000 में पूरा पैकेज, 10 दिन में सब ठीक। अब घर में अजीब सा माहौल है। दोनों एक दूसरे को शक की नजरों से देखते हैं और गुप्त तरीकों से अपना इलाज करने लगते हैं। सच में इसमें बुरी आत्मा है। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। अब तू देख इसका मैं क्या हाल करती हूँ। रात के समय सुनीता देवी चुपके से प्रिया के कमरे में जाकर तकिए के नीचे नींबू मिर्ची रखती है और गंगा जल छिड़कती है। हे भगवान, इस घर से सारी बुरी शक्तियों को भगा दो। अब देखती हूँ तेरी बुरी आत्मा का क्या हाल होता है। अगली सुबह प्रिया भी चुपके से सुनीता देवी की चाय में राख मिलाती है। अब आपकी नकारात्मक ऊर्जा का सफाया हो जाएगा माँ जी। पंडित जी का उपाय काम करेगा। विकास को ये सब अजीब लगता है। वो दोनों को छुप छुप कर ये अजीब हरकतें हुए देख रहा था। ये क्या पागलपन घर में हो रहा है? हाँ माँ, तुम प्रिया के कमरे में रात में क्या कर रही थी? और प्रिया तुम माँ की चाय में क्या मिला रही थी? ये क्या हो रहा है हमारे घर में? आप दोनों में से कोई मुझे बताएगा? कुछ नहीं बेटा, बस सफाई कर रही थी, धूल मिट्टी हटा रही थी। हाँ विकास, मैं तो चाय में बस इलायची और चीनी मिला रही थी, स्वाद के लिए। अजीब बात है, दोनों की हरकतें ना कुछ अलग सी हो गई है। अमावस्या की रात दोनों अपनी अपनी समस्या से परेशान होकर एक साथ बैठकर बातें करती हैं। प्रिया, आज अमावस्या है। शांति आंटी ठीक कह रही थी, इस घर में जरूर कोई बुरी बाधा है। हाँ माँ जी, मुझे भी लगता है कि कोई अशुभ शक्ति इस घर में आ गई है। आज हम दोनों मिलकर इसका समाधान करेंगे। चलो पंडित जी को घर बुलाते हैं। आज इस घर से सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोनों पंडित श्यामदास को फोन करती हैं। हाँ, जरूर लाऊंगा। अमावस्या की रात सबसे अच्छा समय है झाड़ फूक के लिए, पर पहले 10,000 रुपए तैयार रखना। बहुत मुश्किल काम है। शाम को पंडित श्यामदास घर पर आते हैं, साथ में काला कपड़ा, धूप बत्ती और अजीब गरीब सामान और एक बड़ा सा झोला लेकर। आज इस घर से सारी बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। मैं इन दोनों आत्माओं को हमेशा के लिए भगा दूंगा। पर पहले पूरी दक्षिणा दीजिए। हाँ पंडित जी, सब तैयार है, बस जल्दी शुरू कीजिए। जी पंडित जी, हमें बहुत डर लग रहा है। पंडित जी कमरे में जाकर धूप जलाकर काला कपड़ा बिछाकर अजीब और गरीब मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम भूत प्रेत पिशाच निकल जाए, इस घर को छोड़कर चला जाए। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। डॉक्टर वर्मा अपने बैग के साथ घर पर आते हैं। अरे भाई, ये क्या? यहाँ तो सर्कस हो रहा है। अरे मैं तो सुनीता जी और प्रिया की रिपोर्ट लेकर आया था। सोचा था बता दूंगा कि उन्हें क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ तो तांत्रिक को लेकर पता नहीं कौन सा कांड कर रही हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ? अभी तो अरे सुनीता जी, अरे आप दोनों की रिपोर्ट्स को देखकर मैं खुद हैरान हूँ। आप दोनों की दोनों एकदम ठीक हो। अरे आपको कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का नामो निशान नहीं है, और आप लोग पता नहीं बीमार होने का नाटक कर रही हो शायद। तभी शांति आंटी की भी फूलती हुई सांस के साथ एंट्री होती है। अरे ये तो वही ठग पंडित है जिसने मुझे भी ठगा था, ये कहकर कि मेरे पति के अंदर बुरी आत्मा है और मुझसे कई हजारों रुपए ले चुका है। अरे नहीं, मैं तो बस जा रहा हूँ, काम हो गया। अरे पंडित जी रुकिए, पहले हमारे 12,000 तो दीजिए, उसके बाद जाना। देखिए, ये सब ना अंधविश्वास होता है। आप दोनों को कोई बीमारी नहीं है। अरे और ये आत्मा फात्मा ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता। सच्चाई सामने आने के बाद सुनीता देवी और प्रिया एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा हो जाती हैं। प्रिया बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने झूठ मूठ की बीमारी का नाटक किया था। तुझे मैंने कितना परेशान किया होगा। माँ जी, गलती मेरी भी उतनी है। मैंने भी आपकी नकल करके बीमारी का नाटक किया। हम दोनों कितने मूर्ख हैं।
ये तो कमाल हो गया। दोनों एक दूसरे की नकली बीमारी को देख के डर रहे थे, कहीं उन्हें वो बीमारी ना हो जाए। अरे नकली बीमारी कभी होती है? अब तो तेरा सच सामने आ चुका है। और ये बता कि तूने कितने घरों से पैसे वसूले हैं और कितने घरों को बर्बाद किया है। माफ कर दो, मैंने गलती की है, पैसे वापस कर दूंगा। पंडित भागकर पैसे वापस करने का वादा करके वहां से चला जाता है। अब घर में सिर्फ परिवार के लोग हैं। सब मिलकर चाय पीते हैं और डॉक्टर साहब को भी चाय पिलाते हैं। देखिए देखिए, आप लोग ना मेरी बात ध्यान से सुनिए। घर में प्यार और समझदारी हो तो कोई बीमारी टिक नहीं सकती। और आप लोगों की तो बीमारी थी नहीं, बस नाटक था। अरे जब हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते या एक दूसरे पे यकीन नहीं करते या अपनी समस्या एक दूसरे को नहीं बताते तो ऐसे ढोंगी लोग आप जैसे लोगों का फायदा उठा के चले जाते हैं। अब चैन से मैं भी ऑफिस से आने के बाद शांति से बैठ सकूंगा। ऑफिस में तो चैन से वो लोग जीने नहीं देते, कम से कम घर में तो शांति रहेगी। सच्चाई और खुले संवाद से हर पारिवारिक समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वास और ठगों से बचना चाहिए। गांव में सावन का महीना था और हमेशा से ही यह महीना बहुत खास होता था। इस महीने में हरियाली छाई रहती थी, चारों तरफ खुशहाली का माहौल होता था। रमा अपनी सास गंगा के साथ हंसी खुशी गांव में रहा करती थी। रमा गांव की चुलबुली और समझदार लड़की थी जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसकी सास गंगा एक कठोर अनुशासन प्रिय महिला थी जिसके सामने कोई भी जल्दी टिक नहीं पाता था। ऐसे ही एक दिन रमा मुस्कुराते हुए अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी, आज तो सावन का पहला सोमवार है। हम लोग भी सबकी तरह मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। मुझे सावन का सोमवार ना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही ना सोमवार रखती आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। ये तो हर साल ही आता है, जब देखो हमेशा हंसती रहती है। कभी तो अपना मुंह बंद कर लिया कर, नई नई बहू है, इतना हंसना अच्छा नहीं होता है। अरे माँ जी, आप जेल के जेलर की तरह क्यों बात करती रहती हो? कभी तो खुश होकर भी बात कर लिया करो। मुझे तेरी तरह हर समय दांत दिखाने की आदत नहीं है। पता नहीं तू कहाँ से आ गई है मेरे घर में। जा जाके तैयार हो जा, मंदिर जाना है। ठीक है माँ जी, अभी जाकर तैयार होकर आती हूँ मैं। सावन का पहला सोमवार था और गांव में त्योहार जैसा माहौल था। गांव की सभी महिलाएं मंदिर में जल चढ़ाने जा रही थी। रमा अपनी सास के साथ जाने की तैयारी कर रही थी। उसने सबसे पहले एक बढ़िया सी हरे रंग की साड़ी पहनी और बालों में चमेली के फूल भी लगा लिए। ये देख गंगा उससे बोलती है, बहू ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, सावन के लिए सही चुनी है तूने। चलो कोई काम तो तूने अच्छा किया है ना, मुझे तेरी साड़ी बहुत पसंद आई है। माँ जी, आपके मुंह से इतनी तारीफ सुनकर मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो लगा था आप हमेशा गुस्से में रहती हो, कभी कोई और चीज देखती ही नहीं हो, लेकिन आपने तो मुझे गलत साबित कर दिया। बस बस थोड़ी सी तारीफ का कर दी, तूने फिर से दांत निकालना शुरू कर दिया। अब यही खड़ी होके हंसती रहेगी या मंदिर भी चलेगी? जी माँ जी, चलूंगी ना, चलिए। रमा और गंगा हाथों में पूजा की थाली लेकर मंदिर जाने लगती हैं। कुछ देर बाद दोनों मंदिर जाके जल चढ़ाकर घर आ जाती हैं। तभी गंगा के दिल में सावन को देखकर पकौड़े खाने की इच्छा उठती है और वो अपनी बहू से कहती है, बहू मेरा ना पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। सावन का मौसम है, पकोड़े बना लेना। माँ जी, वैसे सुझाव बुरा नहीं है। बाहर बारिश का मौसम है और इस मौसम में पकोड़े का मजा ही अलग होगा। ठीक है, फिर रसोई में जाके पकोड़े बनाने लग जा, मेरा बहुत मन है पकोड़े खाने का। गंगा और रमा आपस में पकौड़ों की बातें कर रही होती हैं। तभी रमा का पति राजेश आ जाता है और बोलता है, जब बात पकोड़ों की हो रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना योगदान दे दूं। पकोड़े का नाम सुनकर मुझे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। अरे तो आपको सब्र करने के लिए कौन बोल रहा है? आप कमरे में जाकर हाथ मुंह धोइए, मैं आपके लिए अभी पकोड़े बना देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए पकोड़े बनाओ। और कुछ खाना है पकोड़े के साथ या फिर सिर्फ पकोड़े ही खाने हैं? नहीं, ये तो बस पकोड़े ही खाने हैं, साथ में गर्मा गर्म चाय। बस फिर तो सावन के मौसम में मजा ही आ जाएगा। अपने पति और सास के लिए पकौड़े बनाने रसोई में चली जाती है।
रमा के पकौड़े बनाने का क्या तरीका है, वो पकौड़े बनाना जानती भी है या नहीं। यही सब जानने के लिए गंगा उसके साथ रसोई में चली जाती है, जहाँ रमा ने बेसन निकाला हुआ था और उसमें जरूरत के सारे मसाले मिला रही थी और साथ ही उसने सभी सब्जियों को काट कर भी रख लिया था। सारी तैयारियां कर वह गरम गरम तेल में पकौड़े तल रही होती है। अब जब पकौड़े सुनहरे हो जाते हैं तो वो उन्हें प्लेट में निकालकर उन पर चाट मसाला छिड़क देती है और हरी और लाल चटनी के साथ परोसकर अपनी सास को चखने के लिए देती है। तभी गंगा बोलती है, बहू, पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। मजा ही आ गया खाकर। अब बाजार में जाके पैसे देकर पकोड़े खाने की क्या ही जरूरत है, जब मेरी बहू इतने अच्छे पकोड़े बनाती है। अब मैं तुझसे ही बनवा लिया करूँगी। जी माँ जी, बिल्कुल। आपकी पसंद की चीजें बनाने में मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वैसे तो आप हंसती रही हैं। कम से कम अपनी चीजें देखोगी और खाओगी तो आपको भी थोड़ी बहुत खुशी होगी। बिल्कुल बहू, तूने तो सही में मेरा दिल खुश कर दिया है। तूने सच में सावन के मौसम को खास बना दिया है। तूने बहुत अच्छे पकोड़े बनाए हैं। माँ जी, ये सब ना आपके ही कारण हुआ है, क्योंकि आप मेरे साथ खड़ी थी और मुझे ये भी पता था कि अगर पकोड़े बनाने में मैं कोई गलती करूँगी तो आप मुझे तुरंत टोक दोगी। एक तरफ से आपने ही मुझे पकोड़े बनाने सिखाए हैं, वो भी स्वादिष्ट। उस दिन के बाद से गंगा देवी और रमा के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। सावन के हर सोमवार को मिलकर दोनों सास बहू कुछ न कुछ नया बनाती और गांव की बाकी महिलाओं को भी बांटती। एक दिन गांव की सबसे पुरानी बुजुर्ग महिला लक्ष्मी रमा और गंगा के घर आती है और वो रमा से गंगा की तारीफ करते हुए कहती है, अरे बेटा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सास बहू का रिश्ता भी माँ बेटी जैसा हो सकता है। वरना आज के जमाने में किस घर में बहू इतने प्यार से रहती है जैसे तुम दोनों सास बहू रहती हो। अम्मा, रिश्ते ना मन से बनाए जाते हैं और मन से ही निभाए जाते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और स्वीकार किया, इसलिए आज हम यहाँ हैं। आजकल की सासों के अंदर यही परेशानी होती है कि वो अपनी बहू को गुलाम समझती है। बहू बेटी में मतभेद नहीं करना चाहिए, नहीं तो लड़ाई होनी तो स्वाभाविक है। बहू को हमें बेटी बना के रखना चाहिए, इसी में घर की भलाई होती है। जी अम्मा जी, माँ जी ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे सही रास्ता दिखाया है और अपनी बेटी की तरह समझा है। इसीलिए मैंने भी इन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। सावन का ये महीना हमेशा हमारे रिश्तों की मिठास सिखाता है। हर रिश्ते में मिठास और समझदारी बहुत जरूरी है। तुम दोनों ने ये सिद्ध कर दिया। अगर ये दोनों चीजें रिश्ते में हो तो लड़ाई कभी नहीं हो सकती। हर घर में सास और बहू के बीच में शांति का माहौल होगा बेटा। लक्ष्मी रमा और गंगा की तारीफ कर रही होती है कि तभी वहाँ राजेश आ जाता है। अरे काकी, आज आप मेरे घर कैसे आ गई? कहीं सावन में पकोड़े खाने तो नहीं आई हैं? अगर आई हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाती है। अरे बेटा, मैं पकोड़े खाने नहीं आई थी। मैं तो बस तेरी माँ और पत्नी से मिलने आई थी। अरे वो क्या है ना, आज मैं मंदिर गई थी। वहाँ की सभी औरतें इन दोनों सास बहू की बहुत तारीफ कर रही थी, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जिस तरह से तेरी माँ का गुस्से वाला स्वभाव था, मुझे तो ऐसा लगा था कि इस घर की बहू कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन तेरी पत्नी ने मुझे गलत साबित कर दिया बेटा। काकी, तो फिर इस बात पर आपको मेरी पत्नी के हाथों के पकोड़े जरूर खाने चाहिए। मेरे यहाँ जब से सावन शुरू हुआ है, मुझे याद ही नहीं कि कितनी बार पकोड़े बन चुके हैं। लेकिन ये महीना तो ऐसे रहता है, इन दोनों का तो मन ही नहीं भरता।
दोनों सास बहू रोज पकोड़े बनाकर बैठ जाती हैं। अरे अब जब तू इतना बोल रही है तब तो खाने ही पड़ेंगे। क्यों बहू, मुझे तू अपने हाथ के पकोड़े खिलाएगी या नहीं खिलाएगी? हाँ हाँ अम्मा जी, क्यों नहीं खिलाऊंगी। आप बैठिए, मैं आप सभी के लिए पकोड़े बनाकर लाती हूँ। जब मैं सबको बनाकर खिला सकती हूँ तो आपको क्यों नहीं। रमा रसोई में जाती है और कुछ देर बाद पकौड़े बनाकर लाती है, जिसे खाने के बाद लक्ष्मी रमा की बहुत तारीफ करती है। दोनों सास बहू सावन के हर महीने में नई नई चीजें बनाती है और गांव वालों को भी खिलाती है और बनाना भी सिखाती है। उनका ये सफर सिर्फ पकौड़े तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो कई तरीके की मिठाइयाँ और स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाती हैं। इस तरह हर साल सावन का महीना गंगा और रमा के लिए बहुत खास बन जाता है। दोनों मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत करती हैं और खाने के साथ साथ जिंदगी के स्वाद को भी और बढ़ा देती है। और इस तरह सावन के मौसम के पकौड़ों ने उनके रिश्ते में एक नई मिठास खोल दी थी। प्रीतमपुर गांव के लोग बड़े ही सीधे थे। वहाँ किसी को कुछ भी कहा जाता तो वो उसे सच समझ लेते थे। उसी गांव में रमाकांत अपनी माँ, बीवी और बहन के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन रमाकांत अपनी बीवी से कहता है, मुझे पता चला है कि ये च्यवनप्राश खाने के बहुत फायदे हैं। शरीर को बहुत फायदा मिलता है। मैं सोच रहा हूँ अब सर्दी आ रही है तो क्या मैं ले आऊँ च्यवनप्राश? आपकी जैसी मर्जी हो। अगर आपको लगता है ये अच्छा है तो ले आइए, लेकिन ये हमारे गांव में मिलेगा या नहीं? अरे क्यों नहीं मिलेगा, वैसे भी अब हमारा गांव बहुत आगे बढ़ चुका है। सब सामान बहुत ही आसानी से मिल जाता है यहाँ पर अब। हाँ, ये बात तो मैं मानती हूँ। हमारा गांव अब किसी शहर से कम नहीं है। ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिए, माँ से पूछ लीजिए उनको खाना है या नहीं। क्या हुआ, क्या पूछना है मुझसे? बताओ, मैं आ गई। क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम भी च्यवनप्राश खाना शुरू कर दें, ताकि घर के सभी लोग ठीक रहें। अब तो मौसम भी बदल रहा है, कोई बीमार ना हो जाए, इसलिए च्यवनप्राश खाना बहुत फायदेमंद होता है। अरे लेकिन लेकर कहाँ से आएगा? और तुझे किसने कहा कि ये जो भी है वो खाने से शरीर की बीमारियां भाग जाती है? माँ, मैंने बहुत लोगों को खाते हुए देखा है। यहाँ तक तो हमारे रघुवीर चाचा को भी देखा है खाते हुए, और वही कह रहे थे बहुत फायदा है खाने का। ठीक है, फिर जो अच्छा लगे वही करो। वैसे भी मुझे नहीं खाना ये अनाप शनाप चीजें। तुम लोग खाओ और अपनी सेहत बनाओ। मैंने तो अपनी सेहत बहुत बहुत पहले से अच्छी से संभाल रखी है। क्या माँ, आप भी? आपको क्यों नहीं खाना? एक बार तो चख कर देखिए, काश आपको अच्छा लगे। वैसे भी भैया बोल रहे हैं शरीर की बीमारियां दूर हो जाएंगी। तेरे भैया को और कोई काम नहीं है क्या? 10 दुनिया की बातें सुनते हैं और सब कुछ हम पर आजमाते हैं। ना बाबा ना, मुझे नहीं खाना। जब सब लोग खाएंगे और बोलेंगे कि अच्छा है, मैं तभी खाऊंगी। माँ जी, इन पर एक बार तो भरोसा रखो, ये हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। पागल हो गई है क्या? मैंने ये कब कहा कि ये हमारे साथ बुरा करेगा? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, पर उस चीज पर नहीं जो ये लेकर आने वाला है। ठीक है, फिर आप मत खाना, हम लोग खा लेंगे। अगर आपको बाद में भरोसा हो जाता है तो आप भी खाना शुरू कर देना। रमाकांत की बात सुनकर जानकी मान जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जब जानकी अपनी बेटी को च्यवनप्राश खाते हुए देखकर कहती है, क्यों रे रानू, कैसा लगता है ये खाने में? कोई स्वाद वगैरह है या नहीं, या बेस्वाद चीजें मुंह बना बना कर खा रही है? स्वाद तो भर भर कर है। एक स्वाद नहीं, बहुत चीजों का स्वाद है। लीजिए, खाइए ना आप भी। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ये सब, दूर रख मुझसे। और हाँ, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ चाहिए या नहीं तुझे? अगर कुछ चाहिए हो तो बता दियो। हाँ, च्यवनप्राश लेकर आना। वो क्या है ना, खत्म हो गया है, और शायद भाभी को चाहिए हो। तेरी भाभी है कहाँ? दिख नहीं रही है। पता नहीं दिन भर कटोरी में लेकर क्या खाती रहती है। माँ, शायद भाभी सब्जी खाती होगी, उनको भूख लग जाती है। मैंने उनको हमेशा देखा है, वो कटोरी में लेकर सब्जी ही खाती है। ये क्या बात हुई? उसे कैसी सब्जियां खाने की आदत हो गई है? मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। अरे माँ, आपको कहीं जाना था ना,
तो जाइए ना। अब आप भी क्या भाभी के पीछे पड़ जाओगी क्या? आप भी जाइए, मैं भाभी को बता दूंगी। माँ जी, आप कहीं जा रही हो क्या? मैं भी चलूं आपके साथ? अब तुझे क्या चाहिए बता मुझे, मैं खुद ला कर दूंगी। वो क्या है ना, हमारी चुगलखोर पड़ोसन के साथ जा रही हूँ। अगर उसने हमारे बीच की बातें सुन ली ना तो पूरे मोहल्ले भर में हमारे घर की चर्चा करने लग जाएगी। हाँ, बिना बात के हमारे घर को प्रसिद्ध कर देगी। सभी के घर सुबह अखबार आता है, लेकिन ये ऐसी अखबार है जो शाम होते ही सबके घर पहुंच जाती है। नहीं माँ जी, मैं फिर भी जाऊंगी। मुझे जरूरी सामान लेना है, वरना आपके बेटे मुझे बहुत कुछ सुना देंगे। ऐसा क्या लेकर आना है तुझे जो इतनी बहस कर रही है? च्यवनप्राश लेकर आना है, अगर नहीं आई तो उनको गुस्सा आएगा। जानकी अपनी बहू को लेकर बाजार जाती है, तभी उसकी पड़ोसन उनको देखकर कहती है, क्या बात है जानकी, मैंने कहा था साथ में बाजार जाने को, लेकिन तुम अपने बहू के साथ बाजार चली आई। तुम तो झूठी निकली। अरे चाची, हम बता रहे हैं, माँ जी हमसे बोल रही थी कि ललिता के साथ फिर से बाजार जाना है, इसीलिए तो हम लोग जल्दी आए हैं। अच्छा, मुझे लगा तेरी सास मुझे अकेला छोड़कर भाग गई, लेकिन नहीं, तेरी सास तो मुझे बहुत चाहती है, तभी तो दोबारा बाजार आई है मुझसे बात करने के लिए। तीनों अपना सामान खरीद कर घर को वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जानकी अपनी बहू को हाथ में कटोरी लेते हुए देखकर जानकी कहती है, क्यों रे बहू, तू दिन भर सब्जियाँ खाती रहती है? रानू ने मुझे बताया था तुम दिन भर सब्जियाँ खाती रहती हो। तुझे ऐसी भी क्या भूख है जो खाना खाने तक रुक नहीं सकती सब्जियाँ खाने से? अच्छा तो खाना ही खा ले। मैंने कब खाई सब्जियाँ? और ये सब्जियाँ नहीं है, मैं तो मसाले घोल रही थी। आपको एक बार जाकर रानू से पूछना चाहिए, उसने आपको झूठ क्यों बोला? मेरी बेटी मुझसे क्यों झूठ बोलेगी भला? मैं उसकी माँ हूँ, उसे बहुत अच्छे से पता है अगर मुझसे झूठ बोला तो क्या हो सकता है। तो आप मुझे देखिए और मेरी कटोरी को देखिए, भला मैं सब्जियाँ क्यों खाऊं? वैसे भी मुझे सिर्फ सब्जियाँ खाना पसंद नहीं है। हाँ, तेरी कटोरी में तो सिर्फ मसाला ही है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि रानू झूठ क्यों बोल रही है। रुक, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। माँ जी, आज फिर मुझे बाजार जाना है। वो क्या है ना, आपके बेटे का च्यवनप्राश खत्म हो चुका है। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई, लाए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और खत्म हो गया। अरे तुम सब च्यवनप्राश खाते हो या नहाते हो जो एक ही हफ्ते में खत्म हो जाता है? जानकी और माधुरी फिर से बाजार जाते हैं और घर का सामान लेकर आते हैं और दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रानू बोलती है, अरे वाह, क्या बात है, च्यवनप्राश में बोलने ही वाली थी कि खत्म हो गया, उससे पहले आ भी गया। भाभी, क्या मैं थोड़ा सा खा लूं? हाँ, लेकर आके। और तुम मुझे ये बताओ, अभी च्यवनप्राश खाने का कौन सा वक्त है जो तुम खाओगी? ओफो भाभी, कुछ खाने का भी कोई वक्त होता है क्या? जब भी मन हो तब खा लेना चाहिए, वक्त देखा नहीं करते। सबसे पहले मुझे तो ये बता, वो तू ही है ना जो हर वक्त सब्जियों में च्यवनप्राश मिलाकर खाती है, इसीलिए हर हफ्ते खत्म हो जाता है और नया डब्बा लाना पड़ता है। नहीं तो मैंने आपको बताया था ना, शायद भाभी सब्जियां खाती है तो शायद भाभी ही च्यवनप्राश खाती भी होंगी। अरे पागल लड़की, मैं च्यवनप्राश खाती ही नहीं हूँ, तो कैसे तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि च्यवनप्राश खत्म होने का या सब्जी खाने का? वैसे भी माँ जी को मालूम है कि मैं क्या खाती हूँ और क्या नहीं, इसीलिए अब झूठ मत बोलो और साफ साफ बताओ। लो, कर लो बात, ये तो खाती ही नहीं है, फिर क्या ही फायदा इसे कुछ पूछने का। अब तू बता, क्यों खाती है तू च्यवनप्राश? क्या हुआ? क्यों ऐसे रानू के पीछे दोनों हाथ धोकर पड़े हुए हो? अरे तेरी बहन को च्यवनप्राश सब्जियों में डालकर खाने की आदत है, भगवान जाने कैसे और कब इसे ऐसी आदत लग गई। आज के बाद ऐसी चीजें घर में नहीं आएंगी। क्या? ये क्या मतलब, ये कैसी आदत है तेरी? अगर खाना ही है तो चम्मच में लेकर खाओ, ऐसे कैसे सब्जियों में मिलाकर खाती हो? ठीक है, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसे कभी च्यवनप्राश नहीं खाया करूंगी। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आज के बाद घर पर ऐसा सामान आएगा ही नहीं जिसे खाकर तबीयत खराब हो जाए। अब हम जानबूझकर तो किसी की तबीयत खराब नहीं कर सकते, इसीलिए आपको और आपकी सब्जियों में च्यवनप्राश मिलाकर खाने वाली बहन को आज के बाद च्यवनप्राश नहीं मिलेगा और न ही घर पर आएगा। ऐसे ही समय गुजरता है और अब रानू को बदलता देखकर जानकी खुश थी। क्या सच में रानू सब्जियों के साथ
च्यवनप्राश खाया करती थी या उसकी भाभी खाने में च्यवनप्राश डाला करती थी। बात तो अब भी साफ नहीं हुई थी कि आखिर कौन था सब्जी में च्यवनप्राश खाने वाली या सब्जी में डालकर बनाने वाली। सोनापुर गांव में रहने वाली वर्षा अपने माँ बाप की तरह ही बड़ी खुले दिल की थी। उसके घर अगर कोई भी आता तो वो बिना कुछ दिए उनको जाने नहीं देती। कुछ समय बाद अब वर्षा की शादी आलोक नाम के व्यक्ति से हो जाती है। ऐसे ही एक दिन आलोक वर्षा से कहता है, वर्षा, तुम्हारे बाबा ने कितने अरमानों के साथ तुम्हारी शादी मुझसे करवाई थी, लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत खराब निकली और तुम्हें मिला क्या, मेरे जैसा पति जो ठीक ठाक कमाता भी नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? आपको क्या लगता है मेरे बारे में? क्या मैं ऐसा कभी सोच सकती हूँ? अगर मुझे ऐसा ही सोचना होता तो मैं शादी से पहले ही सोच लेती। अब सोचकर क्या करूँ? अच्छा चलो, इस बात से ना थोड़ी बहुत तसल्ली तो हुई कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मेरी तो किस्मत ही बहुत अच्छी है जो तुम मुझे मिली, वरना मुझ जैसे गरीब के साथ कौन रहता। ऐसा मत कहिए जी, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। आप जैसे भी हो मेरे पति देवता हो और मैं तो आपकी पूजा करती हूँ। अरे तुम गुस्सा मत हो ना, वरना इस गरीब के घर का चूल्हा वो तो कभी जल ही नहीं पाएगा। अब कहीं बाहर चलते हैं जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। मेरी दुकान चलोगी? हाँ चलिए, आपकी दुकान ही चलते हैं। दुकान जाएंगे तो कुछ तो फायदा होगा, वहाँ बैठकर 2 पैसे तो आएंगे। आलोक जूते सिलने का काम किया करता था और जब उसकी कमाई होती थी घर पर राशन आया करता, वरना गरीब के घर का चूल्हा हमेशा बिना जले ही रह जाता। ऐसे ही एक दिन वर्षा रास्ते से जा रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कहती है, क्या बात है वर्षा, आज अपने पति के लिए खाना ले जा रही हो? बहुत दिनों बाद बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ दीदी, क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी है कि बिना खुश हुए रहा ही नहीं जाएगा। अब इन्हें भी वो खुशी मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं खुद आज इनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। क्या बात है जो हमें नहीं बता रही? ओहो, कहीं वो वाली खुशखबरी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ शायद हम गरीबों के लिए उससे भी बड़ी वाली खुशी की बात है। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं बाद में आकर मिलती हूँ। ओहो, बड़ी जल्दी है तुम्हें, क्या बात है? आखिर क्या खुशखबरी है? हमें भी तो सुनाती जाओ ताकि हमें भी एहसास हो खुशी का। अरे बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। दीदी शर्म तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही, और हाँ मैं आपको ये बात अभी नहीं बता सकती क्योंकि ये बात पहले मैं उनको बताऊंगी, फिर जाकर आप लोगों को। चल ठीक है, फिर जाओ अपने पति के पास और उसे खुशखबरी दो और वापस लौटते समय हमें दे देना खुशखबरी। वर्षा, तुम खाना लेकर आई हो? बाहर कितनी धूप है, धूप में आने की क्या जरूरत थी? मैं आई तो रहा था घर, क्या जल्दी थी तुम्हें? बात ही कुछ ऐसी है जी कि हम खुद को रोक नहीं पाए और आपको बताने यहाँ तक चले आए। और जब हमको यहाँ आना ही था तो हमने सोचा कि आपके लिए खाना भी लेते आए। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम खुद को रोक नहीं पाई? जल्दी बताओ, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। अजी, मुझे एक सेठ के यहाँ काम मिल गया है, बर्तन, कपड़ा और खाना बनाने का। और आपको पता है मुझे पूरी 3000 रुपया देंगे वो। उसके बाद हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का पेट पाल सकूं। तू है मेरी जिंदगी पे। अरे जी, आप इतना मन उदास क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। मैं आपको उदास करने के लिए अपने लिए खुशी कैसे ढूंढ सकती हूँ? ऐसा नहीं है वर्षा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरी हालत ऐसी नहीं होती तो तुम्हें काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसी हालत का क्या मतलब है जी? अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है तो मैं काम नहीं करूँगी। आलोक की बात मानकर वर्षा वो काम नहीं करती, लेकिन उसको अपने पति की मदद करनी थी, इसलिए वो घर पर ही रहकर कुछ करने का सोचती है। एक दिन वो घर के आंगन में बैठकर चूल्हा बना रही थी, तभी उसकी पड़ोसन आकर कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर चूल्हा बनाया है तुमने वर्षा। कहाँ से सीखा है तुमने ये चूल्हा बनाना? बस दीदी, मेरी माँ ने थोड़ा बहुत सिखाया था, तो बस जितना सीखा वही कर लेती हूँ। सुनिए ना दीदी, अगर आपको कोई पूछे चूल्हे के बारे में तो मेरा नाम बता देना ताकि मैं थोड़े चूल्हे बेच दूं। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ
अगर कोई ग्राहक मिलता है तो मैं बताती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मेरी मदद कर रही हो। कम से कम मेरे कुछ करने से मेरे घर का चूल्हा तो जलेगा। अरे क्या बात है, चूल्हा तो बहुत खूबसूरत है। कितने का दे रही हो? मालिक बस 15 रुपए का है, ज्यादा महंगा नहीं है। मैं बस आपसे अपनी मेहनत का पैसा ले रही हूँ। अरे ये तो बहुत सस्ता है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ चूल्हे बनाकर दे दो, मैं बेचूंगा और जितना पैसा लाभ होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे, ताकि तुम्हें तुम्हारा मेहनता मिले और मुझे भी। लेकिन चूल्हा खरीदेगा कौन? शायद ही कोई चूल्हा खरीदे। अब तो लोग खुद से चूल्हा बनाते हैं। हाँ बनाते तो हैं, लेकिन कई लोगों को बनाना नहीं आता। मुझे भी कुछ जगह के बारे में पता है। जैसे चूल्हे तुम बनाती हो, ऐसे चूल्हे मिल पाना बहुत ही कठिन है। ठीक है मालिक, मैं आपको चूल्हा बनाकर दूंगी। आप मुझे मेरी मेहनताना दे देना, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं अच्छे अच्छे चूल्हे बनाऊं। लेकिन पहले ये एक चूल्हा इस्तेमाल करके देखूंगा, तब जाके लूंगा। अगर ये चूल्हा अच्छा लगा तो बाकी भी ले लूंगा और तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ेगा। सेठ की बात सुनकर वर्षा खुश हो जाती है और चूल्हा बना कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और वर्षा को बहुत लाभ होते हैं, लेकिन वर्षा का लालच और घमंड बढ़ता जाता है और वो चूल्हे में गड़बड़ी करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सेठ आकर गुस्से में कहता है, क्या बात है वर्षा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई गद्दारी मत करना, वरना मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। हाँ तो मत दो, किसने कहा है मेरा साथ देने को? वैसे भी मेरा चूल्हा मुझसे ज्यादा तो आपको पैसे कमा कर देता है। मुझ गरीब के घर का चूल्हा बेचकर खुद को अमीर बना लिया है आपने। बस कर बेशरम, और कितना झूठ बोलेगी। सच कहते हैं लोग, किसी गरीब के पास अगर पैसा आ जाए तो वो बदल जाता है। देख लिया आज मैंने तुम जैसे गरीब की मदद करके। अरे जाओ जाओ, आपने मेरी कोई मदद नहीं की है, आपको लालच था, तभी तो मेरी कारीगरी को बाजार में बेचकर खूब नोट छापे हैं, लालची बुढ़ा। वर्षा, ये क्या बदतमीजी है? माफी मांगो सेठ जी से। क्यों जी, मेरी क्या गलती है जो मैं माफी मांगू? वैसे भी मेरी मेहनत का मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे बराबर से मिलता नहीं था। बस इसी वजह से मैं तुम्हें कहीं और काम नहीं करने देना चाहता था। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन अपनी बीवी के कमाई पे जीने के लिए तुमने मजबूर किया है मुझे। ठीक है फिर आप अपनी कुटिया में चले जाओ, और जब भी ना लगे कि इस गरीबी वाले घर में नहीं रह सकते, तब उसी वक्त अपनी सारी गलतफहमी और अकड़ छोड़कर मेरे पास आ जाना। अरे क्या बात कर रही हो वर्षा, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। वर्षा बदल जाओ, अभी भी वक्त है, वरना वक्त खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। रहने दो आलोक, अगर इंसान में घमंड आ जाए तो उसका घमंड उसे ले डूबता है। जब रावण का घमंड नहीं टिका तो इसका क्या टिकेगा। हाँ, मैं वर्षा हूँ, और जब मुझे गुस्सा आएगा तब मैं सबको तबाह कर दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, और आलोक जी अभी भी वक्त है, फैसला बदल लीजिए। नहीं, मैं गरीब हूँ तो मुझे गरीब रहना ही अच्छा लगता है। कम से कम घमंड तो नहीं है मेरे अंदर। चलिए सेठ जी, इस घमंडी औरत के साथ नहीं रहना मुझे। हाँ जाओ जाओ, किसने रोका है? जब भूख और गरीबी रुलाएगी ना, तब वर्षा याद आएगी। आलोक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरता है और अब वर्षा अपने व्यापार से खुश नहीं थी। अब उसे खुद चूल्हा बनाना पड़ता और बेचने भी पड़ते। वर्षा के व्यापार के साथ उसका घमंड भी टूटता जा रहा था। एक दिन वर्षा अपने पति आलोक के घर जाती है, तभी उसे देखकर पड़ोसन कहती है, क्या बात है वर्षा, बड़े दिनों बाद आई हो। पैसे और घमंड का नशा उतर गया या नहीं? आप भी मुझे गलत समझ रही हो? अरे मैंने उनको कहा था, लेकिन वो ही मेरे साथ रहना नहीं चाहते। गरीब ही सही, लेकिन पहले तुम खुश थी और अब देखो खुद को तरस आता है तुम पे।
भले गरीब के घर का चूल्हा देर से जलता हो, उसमें सुकून था वर्षा। हाँ, अब मैं भी यही मानती हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, आलोक कहाँ है? दिख नहीं रहे। अरे आलोक बाबू तो शहर चले गए अपना सब कुछ छोड़कर। भला हो सेठ का जिसने उनकी मदद की। वीना की बात सुनकर वर्षा अपनी किस्मत पर रोती रह जाती है। अब तो ना उसकी किस्मत में गरीब पति रहा और ना ही चूल्हे का व्यापार। हद से ज्यादा लालच इंसान को अंधा बना देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि लालच बुरी बला है।